नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ एकता राज दुबे। आज हम लेकर आए आपके लिए एक खास बातचीत जो आपकी सेहत से जुड़ी है और कानों की अहमियत से भी। वो कहते हैं ना, जब गले से आवाज ही ना निकले तो दिल की बात कौन सुने, और जब कान ही ना सुने तो जिंदगी की धुन भी फीकी लगने लगती है। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर अविनाश कुमार, जिनसे हम बात करेंगे इस गंभीर विषय पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब ENT यानी कि एयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट है, जो हमें बताएंगे इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं और उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। हम इन्हें घेरने वाले हैं कुछ चुटीले, कुछ गंभीर और कुछ जरा हटके सवालों के साथ। तो शुरू करते हैं बातचीत बगैर किसी फिल्टर के, डॉक्टर से सीधी बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन दिस पर्टिकुलर शो। सब ऐसा देखा जाता है कि आजकल लोग नाक बहने से ज्यादा जब नाक बंद हो जाती है उसमें ज्यादा घबराते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? नाक बंद होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो हम अपने ओपीडी में देखते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने से एक साइड का नाक बंद हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेशेंट लेके हमारे पास आता है। साथ ही में नाक में अगर मांस हो गया, एक कंडीशन है पॉलिप जिसमें आ जाता है। नाक के पीछे कभी कभी बच्चों में टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं जिनको हम एडिनॉइड्स कहते हैं। तो एडिनॉइड्स की वजह से भी नाक बंद हो सकता है। फिर नाक में नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम टर्बिनेट्स कहते हैं। अगर वो टर्बिनेट साइज में बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से भी नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। इससे कैसे डील करें? अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो इमीडिएट, अगर कोई ऐसे डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते तो घर पे इसको ठीक करने का कोई उपाय हो सकता है? देखिए, घरेलू उपाय में तो आप स्टीम लेना शुरू कर दीजिए। आप स्टीम लेंगे तो नाक खुल जाती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर नाक आपका बराबर बंद रह रहा है तो आपको डॉक्टर से, ईएनटी स्पेशलिस्ट से परामर्श लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो आपको डॉक्टर के पास आना ही है, क्योंकि कॉज इसके बहुत सारे हो सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर आप उसको ट्रीट ना करवाओ तो लेटर ऑन प्रॉब्लम भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कानों में देखा जाता है कभी कभी पानी चला जाता है नहाते वक्त, या बारिश में गए हैं तो किसी तरीके से अगर पानी कान में चला गया तो एक अलग सी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे का क्या रीजन होता है? कान में आवाज आने के बहुत सारे रीजंस हैं। कान के पर्दे के पीछे अगर पानी जम जाता है तो उसकी वजह से आवाज हो सकता है। कान के पर्दे में अगर छेद हो जाती है जिससे कान से पानी भी बहता है और आवाज भी होती है। फिर कान में और भी बहुत सारे कंडीशंस है। अगर कान में मैल है या फिर कोई छोटा मोटा ग्रोथ है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से भी कान में आवाज आ सकता है। और कुछ सिस्टमिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसकी वजह से भी कान में असर पड़ता है, इसकी वजह से भी कान में आवाज आ सकता है। तो अगर कान में आवाज आ रहा है तो आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि कान में पानी चला गया, लंबे समय तक किसी को नहीं दिखाया, पहले तो आवाज धीरे धीरे कम आनी स्टार्ट हुई, सुनाई कम देना स्टार्ट हुआ, तो इस ऐसे भी चांसेस होते हैं कि मतलब जो हमारी हेयरिंग पावर है वो लॉस्ट हो जाती है? बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है। अगर कान में पानी चल जाता है, काफी टाइम तक पानी भरा रहता है, तो उसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है, बैक्टीरिया और वायरस उसमें पनपने शुरू हो जाते हैं और पानी पस में कन्वर्ट हो जाता है और उससे कान के पर्दे में छेद भी हो जाती है। तो इसकी वजह से साउंड का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा और हियरिंग लॉस हो जाता है। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। तो पेशेंट को इमीडिएटली लगता नहीं है कि डॉक्टर के पास आना चाहिए, वो काफी लेट स्टेज में डॉक्टर के पास आता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर कान में कभी भी आवाज हो तो उसको आप सीरियसली लो। शुरुआती दौर में कितने समय तक इस बीमारी को मतलब कंट्रोल किया जा सकता है? अगर पानी चला गया है तो कितना समय हमारे पास होता है कि हम इसको जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करा के इसको ठीक करा सकते हैं? देखिए, कान आपको बताना शुरू कर देता है कि कान में दिक्कत आ रही है। आप कान खुजलाना शुरू करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कान में, जब आप मोबाइल फोन से जब आप बात कर रहे हो तो आपको लगेगा कि एक कान से आप ज्यादा सुन नहीं पा रहे हो, दूसरे कान से आप सुन पा रहे हो। तो ये सब इंडिकेशंस आपको मिल जाता है कि अब आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत है। वैसे तो 1 महीने 2 महीने में ही आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ऐसा भी होता है कि घरों में कई बार क्या करते हैं, ड्रायर्स वगैरह यूज कर लेते हैं, कान में अगर पानी चला गया तो गर्म हवा अंदर, ये इस तरीके की कार्य भी हम कभी कभी घर पे कर लेते हैं। तो ये मिथ है या फिर ये इससे वाकई कुछ असर होता है? नहीं, इससे बिल्कुल असर होता है। आपको कान सुखाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह यूज नहीं करना है। आप उसको यूज करके और ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। कान का पर्दा जो है बस 24 मिलीमीटर यानी कि 2.4 सेंटीमीटर ही दूर होता है।
अगर आप ईयरबड्स वगैरह भी यूज कर रहे हो, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप कान के पर्दे को डैमेज कर दोगे। और कान के पर्दे को अगर आपने डैमेज कर दिया तो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें ऑपरेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए आपको ये घरेलू उपाय नहीं यूज करना चाहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस ही लेना चाहिए। ओके, तो फिर तो डॉक्टर साहब अगर घर में जो घरेलू उपाय होते हैं, कोई ऑयल कान में डाल लिया, वो तो बिल्कुल ही गलत होते होंगे। बिल्कुल, ऑयल के लिए तो हम बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि ऑयल जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए और वायरल इन्फेक्शन के लिए। जो भी पेशेंट्स कान में तेल डालते हैं, वो हमेशा हमारे पास 2 या 3 दिन के बाद कान में इन्फेक्शन लेके आते हैं। तो ये कान में तेल डालना ये बहुत ही माल प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा गले की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि गले से हम अपने सुर निकालते हैं, अपनी बात दूसरे तक रखते हैं, सबसे अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। तो डॉक्टर साहब, गले में कभी कभी खराश हो जाती है, हम बोल भी नहीं पाते, कुछ अजीब सा महसूस होता है, ना कुछ खा पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं ठीक से, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? गले में खराश के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो गले की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, एक नाक की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, और एक पेट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। गले में खराश अगर गले की बात करें तो टॉन्सिल के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फेरिंक्स के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नाक में अगर साइनसाइटिस डेवलप होता है तो नाक से बलगम पीछे की तरफ गले में आता है, जो गले में इरिटेशन कॉज करता है। इसकी वजह से भी पेशेंट को गले में खराश हो सकता है। स्टमक में क्या है, खट्टी डकार की, पेट में जो तेजाब बनता है, खट्टी डकार की वजह से गले में खराश होती है। तो ये तीनों ही कॉजेज है गले में खराश होने की। डॉक्टर साहब, कुछ ठंडा पेय पदार्थ पी लेना या कुछ खट्टी चीजें खा लेना, नींबू खा लेना बहुत अधिक मात्रा में, उस तरीके की चीजें ले लेना, तो ये भी क्या असर करती है हमारे गले पर, या फिर सिर्फ ये एक मिथ है? ठंडे पदार्थ खाने से गला खराब होता है, ये एक धारणा है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, जिन इंडिविजुअल्स में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, पहले से गले का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस की बात करी, अगर उनमें आप अगर ठंडी चीज ले रहे हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो थ्रोट की म्यूकोसा होती है वो कंजेशन हो जाता है उसमें, और ये डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें एग्जामिनेशन करना है, हमें तो ये पता करना है कि गले की वजह से वो खराश है, कि नाक की वजह से खराश है, कि पेट की वजह से खराश है। अगर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से हमें एग्जैक्ट कॉज पता चलता है तो हमें उस कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर साइनसाइटिस की वजह से है तो साइनसाइटिस ट्रीट करना पड़ेगा, टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस है तो उसकी वजह से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर साहब देखा जाता है कि बैठे बैठे कोई बैठा है इंसान, उसकी नाक में से खून बहने लगता है, और वो उसको फिर हमें अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो जाता है अपने आप, और कई बार वो इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगता है कि पता ही नहीं चलता, वो उसकी कंटिन्यूटी जो निरंतरता है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसको इग्नोर करना ठीक है, या ये किस वजह से आता है, इसके पीछे का रीजन प्लीज बताइए। देखिए, नाक से खून आना कभी भी इसको आपको साधारण तरीके से नहीं लेना है। नाक से खून आना एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि अगर नाक से खून आ रहा है तो आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। नाक से खून आना बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ पेशेंट्स में मिलते हैं, और बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अगर ओल्ड एज में अगर आप देखोगे तो हाइपरटेंशन यानी कि बीपी अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से नाक से खून आता है। अगर बीपी आपका शूट हो रहा है तो नाक से खून आएगा। जब तक आप बीपी को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक नाक से खून आना बंद नहीं होता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम इमरजेंसी में पेशेंट्स को डील करते हैं। नाक से खून आने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर नाक में छोटे बच्चे ने कुछ फॉरेन बॉडी डाल दिया है, मार्बल वगैरह डाल दिया है, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। कभी कभी छोटे बच्चे नाक में उंगली भी डालते हैं। उंगली डाल के वो क्या करते हैं कि नेजल सेप्टम, जहाँ पे जो वैस्कुलर सप्लाई है, जो ब्लड की सप्लाई है, वहां पे बच्चों में बहुत ही फ्राइबल होती है, तो वो कैपिलरीज फट जाती है और नाक से खून आता है। वो अपने आप ही रुक जाता है, लेकिन अगर बार बार आप खरोचते रहोगे तो वो एक जख्म सा बन जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा जाता है, घरेलू उपचार हम करने लग जाते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक मिट्टी कोई होती है, मड होता है, उसमें पानी डाल के कहते हैं इसको सूंघ लो तो फिर जो ये बीमारी है ये चली जाएगी। ये मिथ है या फिर इसमें वाकई कोई असर होता है? देखिए, ये मिट्टी की बात जो है ये तो धारणा ही है, लेकिन घरेलू उपचार है इसमें। आप घरेलू उपचार में आप बर्फ को यूज कर सकते हो। ओके। अगर आप कोल्ड फोमेंटेशन यानी कि बर्फ का यूज करोगे, नाक को अगर आप प्रेशर डालोगे तो अपने आप ब्लीडिंग पॉइंट क्लॉट हो जाता है, अपने आप वो रुक जाता है। तो घरेलू उपाय, अगर नाक से खून निकल रहा है घर में, तो फिर घर में आप या तो बर्फ बर्फ अप्लाई करेंगे या फिर नाक में प्रेशर डालेंगे। बहुत बार प्रेशर डालने से ही ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जैक्ट कॉज पता करना बहुत जरूरी है कि नाक से खून क्यों आ रहा है। कभी कभी नाक में ट्यूमर होता है, उसकी वजह से भी खून आता है। बीपी की वजह से खून आ रहा है, नाक में ट्यूमर की वजह से खून आ रहा है, कि कुछ फॉरेन बॉडी है, ये सिर्फ आपको एक स्पेशलिस्ट ही बताएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? आपको एज सुन एज पॉसिबल, अगर नाक से खून आ रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल में आना है, आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। उसके बाद नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस आपकी करानी पड़ेगी। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स में जो अल्कोहल लेते हैं
उनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर मिलते हैं, उससे भी नाक से खून आता है। तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि लिवर के जो एंजाइम्स है वो ऑल्टर्ड है, वो डिरेंज्ड है अल्कोहल की वजह से कि नहीं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशंस करने ही पड़ेंगे आपको। तो पॉइंट ये है कि अगर नाक से खून आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, सारे वर्कअप कराने पड़ेंगे। मतलब किसी भी सूरत में हमें इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, नाक से खून आना एक मेडिकल इमरजेंसी है। ईएनटी में कुछ ही मेडिकल इमरजेंसी है, उसमें नाक से खून आना एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको आना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। सर प्लीज आप हमें ये भी बताइए, आपने बहुत सारे डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं आपके उनसे डील किया होगा, उनको आपने ठीक भी किया होगा, कोई स्टोरी आप उनकी आप हमारे सामने हमारे व्यूअर्स के सामने शेयर करना चाहें? जी, एक स्टोरी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। दिल्ली की स्टोरी है। मैं दिल्ली में उस समय प्रैक्टिस करता था और जैसे कान में मैल हो जाता है, तो मैल को हम काफी इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि मैल जो है बहुत ही छोटी सी चीज है, आराम से उंगली डालो, ईयरबड डालो और उसको निकाल लो। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार मैं चांदनी चौक में ऐसी ट्रैवल कर रहा था और वॉक करते करते मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए नीचे, और उनमें से एक ने मुझसे कहा कि सर आइए, आपका मैं कान साफ कर देता हूँ। तो वो ऐसी जमीन पे बैठा हुआ था। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि ये लोग कैसे कान साफ करते हैं। मैंने पूछा कि आप कैसे कान साफ करते हो, तो एक टॉर्च रखा था उन्होंने और एक इंस्ट्रूमेंट था जो हमारे ही इंस्ट्रूमेंट के जैसा दिख रहा था। लेकिन उसको मैंने ये पूछा कि आप इसको स्टेरिलाइज कैसे करते हो। तो उनके पास एक बॉटल था जिसमें कुछ पानी पड़ा हुआ था और अंदर में बहुत सारे वैक्स पड़े हुए थे। वो उसी में डिप कर रहा था, उसको यूज कर रहा था और कान से मैल निकाल रहा था। एंड इससे वो कितना इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहा है एक पेशेंट को, ये लोग डॉक्टर नहीं है। और इनके पास आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वैक्स निकालने के लिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, कान के पर्दे में छेद होगी। यहाँ तक कि एक कंडीशन है जिसमें कान के पर्दे में छेद होने के बाद वो ब्रेन तक जा सकता है। ये सब माल प्रैक्टिस है और ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कान में अगर मैल निकालना है तो आपको प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा, आपको ये ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही आना पड़ेगा। ओके डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मंत्र देना चाहें कि जिससे उनके नाक कान ये बिल्कुल और गला बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहे, सेहतमंद रहे, फिट रहे, उसके लिए कोई मंत्र? बिल्कुल सिंपल मंत्र है, कुछ चीजें अवॉइड करनी है और कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है। आपको अवॉइड क्या करना है? आपको अवॉइड करना है तेज आवाज अवॉइड करना है आपको। देखिए, सेफ हियरिंग जो होता है वो 85 डेसिबल तक होता है। अगर आप ईयरफोन्स बार बार कान में लगाएंगे और आप उसको काफी देर तक ईयरफोन्स लगा के आप म्यूजिक सुनेंगे, तो वो कान के इनर हेयर सेल को डैमेज करता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनाई में कमी हो जाती है। तो आपको अवॉइड करना है, लाउड साउंड्स अवॉइड करना है। आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है। स्मोकिंग से गले में खराश, गले में काफी इंफेक्शन हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ये दो चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको क्या प्रैक्टिस करना है? आपको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है आपको, वेंटिलेशन नॉर्मल, आपको घर में ओपन वेंटिलेशन होना चाहिए। आपको पार्क में जाके नॉर्मल फ्रेश एयर लेना है। आपको गुड बैलेंस्ड डाइट लेना है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए। और आपको बस कुछ ऐसा ही है। और अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही परामर्श लेना चाहिए। मेरी ये मंत्र है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत करके। यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने, समझने और अपनी ईएनटी को कैसे हम महफूज और सुरक्षित रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, उनके मंत्र हमें मिले हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।